हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प मैथ्स। आज हमारे साथ ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सीएसआई या नेट दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ में 2 से 3 बार गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। इवन 24 में भी गेट क्वालिफाई किया है। तो और साथ में एक चीज और बता दूं कि अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सुमित, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सुमित, एक बार आप बताइएगा कि आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, आपकी बैकग्राउंड क्या था, यहाँ हायर मैथमेटिक्स में आने से पहले आपकी जो पीछे का स्टडी रही वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। थैंक यू अनीस सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर इन योर यूट्यूब चैनल। सो मतलब मेरा जो जर्नी है वो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज ए, अगर ग्रेजुएशन से देखे तो मतलब बहुत सिंपल स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा है। लाइक मारवाड़ी कॉलेज रांची से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर दैट मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से एमएससी कंप्लीट किया है। और उसके बाद जब मतलब एमएससी कंप्लीट होने पे था, उस समय हम लोगों का लॉकडाउन लग गया था। मतलब लास्ट ईयर, ऐसा फोर्थ ईयर पे बात करें तो फोर्थ ईयर पे ही लॉकडाउन वाला सिनेरियो चल रहा था। तो मतलब जो हम लोग का फोर्थ ईयर है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट हुआ। तो जो जो मेन समय होता है नेट गेट का, जो मतलब एक टाइमिंग होता है कि आप लास्ट ईयर में आते हो, सीरियस होते हो, तो उस समय का जो टाइमिंग था वो हम लोग का कोविड वाला सिचुएशन में चला गया। तो एक कोविड जब स्टार्टिंग हुआ था तो वो उस समय ऐसा होता था, है ना, कि सब कोई अपने घर पे बिजी है ये वो। तो उस समय बहुत ज्यादा तो फोकस नहीं था, बहुत ज्यादा फोकस नहीं था इसके लिए। तो बस वो ऑनलाइन वाले में चला गया। बट आफ्टर कोविड खत्म होने के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ, तब फर्स्ट टाइम एक सीएसआर के एग्जाम में बैठा। तब उस समय लगा कि ये एग्जाम रियल में ही, मतलब इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक एक एमएससी का वो जो वो होता है ना कि हाँ आप लास्ट ईयर में सीरियस होते हो, अगर आप कॉलेज में होते हो तो आपको एक माहौल मिलता है। बट हम लोगों का वैसा कुछ नहीं था। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे फिर से स्टार्ट, एक न्यू से स्टार्ट करना पड़ा। तो आफ्टर एमएससी कंप्लीट करने के बाद मतलब 20 में मैंने एमएससी कंप्लीट की अपनी। उसके बाद आई थिंक 20-21 से ही स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो 20-21 में जो गेट का एग्जाम दिया, उस समय बस जस्ट क्वालिफाई हुआ था गेट का एग्जाम। तो बहुत ज्यादा रैंक था, लाइक 2000 से अबव रैंक थे। तो उस समय इतना पता भी नहीं था कि आप पीएचडी तो करनी थी। बट उस समय इतना पता नहीं था कि इतने रैंक में भी कहीं शॉर्टलिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो वो ज्यादा उस पे पीएचडी पे फोकस नहीं था। फिर स्टार्ट ही कर दिया प्रॉपर एग्जाम का स्टार्ट प्रिपरेशन करना। तो फिर ऐसा लगा कि गेट से अच्छा है कि एक बार आप नेट अच्छे से जेआरएफ निकाल लो तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कॉलेज में कॉल करने की। और आईआईटीज एनआईटीज में आपको जेआरएफ वाले को ज्यादा थोड़ा प्रिफरेंस देते हैं, ऐसा लगता था। बट अगर गेट गेट में आपका रैंक बहुत अच्छा हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी आईआईटीज कॉल करती है। तो फिर उस समय मैंने कहीं पे अपना प्रयास नहीं किया, मतलब पीएचडी के लिए, बस ऐसे ही फिर नेट के लिए जेन्युइनली स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन 2021 से। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने नेट दिया तो उस टाइम मुझे लगा कि, मतलब आफ्टर एमएससी ही फर्स्ट टाइम मैंने दिया, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, रियल में मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया तो बस, मतलब बस सम कुछ लाइक लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के चला गया था। बट उस उस वाले सीन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब लगा कि प्रॉपर पूरे तैयारी करने की नीड है। क्योंकि जैसा कि मतलब मैं एमएससी से ही और बीएससी से ही सिंपल ग्रेजुएशन मैंने किया, बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखी। अप्लाइड अप्लाइड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था मेरा, तो मैंने अप्लाइड, ऐसा लगा कि मुझे अप्लाइड का पोर्शन आता है सी सेक्शन में, तो थ्रू थ्रू अप्लाइड में हो जाएगा क्वालिफाई। तो बहुत ज्यादा मैं प्योर पे कंसर्न नहीं रहता था। तो मैंने अप्लाइड के पोर्शन तो किए जब फर्स्ट टाइम मैंने नेट दिया तो। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, मतलब अब नेट के कटअप से 10-15 मार्क्स पीछे ही था मैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आप विदाउट प्योर के तो एकदम नहीं चल सकते हो पूरा। अगर कंप्लीटली आप अप्लाइड बेस्ड करके आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वो फिर रिस्क लेने वाली बात है कि आप, वो बहुत कम ही उसमें चांसेस होते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप
नेट क्वालिफाई कर पाओगे और जेआरएफ। सो मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब नेट के लिए फिर से पढ़ना स्टार्ट किया आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने प्योर भी अपने वो पे ऐड किया। मतलब पहले प्योर करता था बट लीनियर सम, थोड़ा लीनियर पढ़ लिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। रियल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस नहीं रहता था, ये सब चीजों पे थोड़ा कम, टोपोलॉजी पे थोड़ा कम ध्यान देता था। बट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने सारे टॉपिक्स किए। मतलब ऐसा लीनियर भी बहुत अच्छे से पढ़ा, रियल भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट फिर दिए। तो फाइनली इस बार जाके अभी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो वो तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। उसके बीच में बहुत है। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आपने बताया कि ऑब्वियसली आपके टाइम में लॉकडाउन लगा था। बहुत सारे लोगों की जो करिकुलम स्टडी होती थी कॉलेजेस में वो अच्छे से नहीं हो पाई थी, ऑब्वियस ही बात है। तो कुछ लोग दूसरे सहारा लेना, ऑनलाइन का सहारा लेना स्टार्ट किए थे उस समय, तो आपके साथ भी हुई थी। तो वो रीजन तो था ही। और आपने बोला कि उसके बाद मैंने अप्लाइड पे फोकस ज्यादा करता था, अप्लाइड पे करता था, जो कि पहले कुछ लोग बोलते थे कुछ समय पहले कि आप प्योर में रियल और लिनियर पढ़ ले तो आपका कॉम्प्लेक्स पढ़ ले तो ऑलमोस्ट 120 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और पार्टी का कुछ क्वेश्चन कर ले तो क्वालिफाई हो जाते हैं। बट सिनारियो काफी चेंज हो चुका है, अभी आपको रियल लोग आप अप्लाइड भी करते हैं, प्योर भी करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो है लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए कि इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपकी जो स्टडी का तरीका था, लाइक एक तो आपने कुछ तो गलतियां की होगी क्योंकि 2 साल 3 साल का गैप रहा। जैसे मोस्टली लोगों का होता है, एमएससी करने के बाद 2-3 साल का गैप होता है। कुछ लोगों का 2 मार्क्स से छूट रहा है, 3 मार्क्स से छूट रहा है, 4 मार्क्स, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो वो क्या गलतियां होती है, मतलब क्या रीजन की वजह से कुछ ना कुछ कम रह जाते, क्या ऐसा करे कि ये जो है हमारा जो छलांग है वो ऊपर लगे, 100 अभव लगे, 110 प्लस लगे, ताकि जाके हम क्वालिफाई कर सकें। ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का होता है, हमारा भी हुआ था, हमारे टाइम में भी हुआ था। तो क्या गलतियां जिससे लोग जो सुनने वाले हैं उनको हेल्प हो सके, वो सीख सके और वो उससे बचें और अपना फुल प्रिपरेशन एक बार माइंडसेट बना के स्ट्रेटजी बना के कर सके। तो क्या गलतियां हुई, और सिनारियो में आप बताएं कि प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड, इसके अलावा मार्कअप चेन हो गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक, क्या किस तरह से करना चाहिए तैयारी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो है वो काफी चेंज हो चुका है पहले से। मतलब पहले आपका था कि पहले क्वेश्चंस के एक पैटर्न होते थे, एक प्योर पैटर्न अलग होता था, फिर उसके बाद अप्लाइड का पोर्शन आता था, उसके बाद एक मार्कअप चैन वगैरह, फिर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स। बट अभी प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो पूरे क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं। और अगर आप कोई एक टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो, लाइक अगर आप लीनियर पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपने सोचा कि मैं रियल नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो अगर तो अभी कॉम्प्लेक्स, अगर मैं पिछले 2 साल मतलब दिसंबर की बात करूं, दिसंबर में 2022 में एक हुआ था। उसमें एक लीनियर का क्वेश्चन था जिसमें कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने जॉर्डन ब्लॉक करके क्वेश्चन दिए रखा था। तो अगर कोई ये सोच के जाए कि मैं बस लीनियर पढ़ लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स छोड़ देता हूँ, तो ये अभी अभी वो चीज है ही नहीं। अभी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पूरा मिक्स हो चुका है। आप पूरा इंटरलिंक करके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो तो आपको रियल के बेसिक्स तो आना ही चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होनी ही चाहिए। विदाउट रियल पढ़े आप कॉम्प्लेक्स पे जम नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत रियल का कॉन्सेप्ट लीनियर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लीनियर लीनियर में विदाउट उसके नहीं कर चल सकते हो। और जहां तक अप्लाइड की बात है तो पहले अप्लाइड के क्वेश्चन बहुत इजीली वे में आते थे, सॉल्यूशन बेस्ड होते थे, कॉची प्रॉब्लम बेस्ड होते थे। आप पीडी के क्वेश्चंस देख लो, आप ओडी के क्वेश्चंस देख लो, सिस्टम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते थे, सॉल्यूशन क्या है या फिर मोनोटोन है, ये मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते थे। तो पहले के क्वेश्चन थोड़े इजी होते थे। बट अभी के अप्लाइड के भी क्वेश्चंस, चाहे वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रल इक्वेशंस हो, उसमें आपके रियल के कॉन्सेप्ट आते हैं, इनफिनिमम सुप्रीमम इंक्लूड कर देंगे वो। या फिर अगर ओडी के क्वेश्चंस दे रहे हैं तो ओडी के क्वेश्चंस में भी पहले आप देखोगे तो जो सिस्टम होता था उसमें बस सिंपल होमोजीनियस सिस्टम आते थे। अभी आप दो पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे इसमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे वो पूछते हैं, उस पे एनालिसिस पूछते हैं। तो अभी का सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। अगर आपको मतलब अभी उस पैटर्न पे तैयारी करना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को डीपली देखना होगा।
और मैं जो मिस्टेक्स कर रहा था, जब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया, ठीक है, तो उस समय तो मुझे लगा कि मुझे थ्योरी पढ़ने की नीड है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे बुक्स होते हैं, आप डिप्स के उठा लो, एक नोट्स मिल जाएंगे आपको, जेआर इंस्टीट्यूट के एक छोटे से नोट्स मिल जाएंगे, बट उससे आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। अगर आपके थ्योरी पोर्शन अगर क्लियर है, अगर आप आपके उसके पीछे का थ्योरी आपको अगर क्लियर है कि हाँ, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके पीछे कौन कौन सी थ्योरी लगती है, कौन कौन से उसके पीछे रिजल्ट लगते हैं, और वो रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस आप रिजल्ट बेस्ड मतलब ऐसे पढ़ के चले गए कि ये रिजल्ट होता है, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे, डायरेक्ट में लगा लूंगा। तो वो पहले होते थे, मतलब टू टू ट्वेंटी, मतलब 2020 के पहले। बट आफ्टर 220 अब आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चंस पे, तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। थ्योरी बेस्ड मिक्स करते हैं, अप्लाइड के भी क्वेश्चंस में उन लोग एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहीं पे मिस्टेक्स कर रहा था। मैं थोड़ा रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करता था, मुझे लगता था मैं रिजल्ट ज्यादा पढ़ लूं, थोड़ा बहुत प्रूफ देखता था, बट बहुत ज्यादा तो नहीं देखता था। और फिर ऐसा हुआ बीच में कि एडमिशन का भी प्रेशर होने लगा। जैसे आप 20 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, 21 तो पूरा ही गैप गया, 21 में गेट क्वालिफाई करने के बाद भी गैप चला गया, और उस समय एग्जाम भी नहीं हुए थे, एक बार हुए थे। फिर 22 के फरवरी में जब एग्जाम हुआ नेट का, उसमें भी कुछ मार्क्स से रह गया। तो उसके बाद मतलब, और उस समय गेट मेरा अच्छे रैंक से हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ मार्क्स से ही रह रहे थे मेरे, मतलब 22 वाले में तो बहुत कम मार्क्स से रहे थे, 1 पॉइंट समथिंग 1.5 मार्क्स से रह गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि, और उस समय गेट में अच्छे स्कोर आ गए थे, तो मैं एडमिशन के लिए फोकस्ड हो गया और एडमिशन ले भी लिया पीएचडी में 2022 में। उसके बाद मैंने फिर जेन्युइनली तैयारी स्टार्ट किया, और जो भी थ्योरी पोर्शन थे, जैसे रियल हो गया, लीनियर हो गया, उस सब के मतलब उसके थ्योरी पे गया, कॉम्प्लेक्स के थ्योरी पे गया, बुक्स मैंने पढ़े। पहले से रिजल्ट मेरे सारे क्लियर थे, बट उसके पीछे का जो थ्योरी है वो कैसे आ रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है, इंटरलिंक कैसे हो रहा है। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, तो अगर आप सिमिलरिटी और बाद में जैसे चीजों को पे जाते हो, तो जब तक आपके बेसिक से स्ट्रांग नहीं, एनालिटिक फंक्शन को अच्छे से आप नहीं समझते, उसके डीप में नहीं जाते हो, तब तक आपको आगे की चीजें नहीं इंटरलिंक कर पाओगे। और क्वेश्चंस अगर मिक्स करके देंगे वो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो बस मैंने तो सिमिलरिटी पढ़ के आया था कॉम्प्लेक्स में, ये तो सिंगुलैरिटी में क्या क्या मिक्स कर दिए हैं, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया। लेकिन फिर 2022 के बाद मैंने इस पे बहुत काम किया, और मतलब इसके पीछे के मतलब जितने भी वो बेसिक्स होते हैं, उसके प्रूफ्स और उसके मतलब उसके थ्योरी के डीप में जाना, उससे बहुत हेल्प मिला मुझे मतलब। बिल्कुल। तो इनके बातों से ये जरूर लगा कि जो भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एमएससी कर चुके हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप थ्रोली कंसेप्ट को जरूर सीएसआर नेट के लिए एटलीस्ट जरूर पढ़े। थ्रोली एक एक बार आपको थ्योरेटिकल पार्ट को, जो भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं सिलेबस, उसको आप अगर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आप रिजल्ट की वे पे आते हैं, तो क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होगा। उसके बाद अगर आप सेकंड रीडिंग मारते हैं, थर्ड रीडिंग मारते हैं, तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो आप जैसे बोले कि कुछ आप बुक्स पढ़े, सुमित जी, आप कुछ बोले कि कुछ बुक्स आपने पढ़ा, तो आप सेकंड रीडिंग करे तो ऑब्वियसली एक बार रिजल्ट कर चुके थे, उसके बाद सेकंड रीडिंग करने, तो जो रिवीजन का टाइम होता है या फिर रिवीजन का वे होता है, सेकंड रीडिंग होता है, उसका कितना अलग बेनिफिट होता है। जैसे मैं मानता हूँ कि जितने बार आप नए तरीके, नए क्वेश्चन को या फिर सेम क्वेश्चन को दूसरे बार अगर मैथ में देखते हैं, तो नए तरीके से सोचते हैं, तो उससे आपका ज्यादा बिल्ड होता है, जरूर नया कुछ सीखते हैं। तो आप जब बुक पढ़े हैं, तो क्या नया चीज सीखा है या फिर क्या फायदा हुआ, और कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक बुक्स पढ़ने चाहिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कितना टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह, या फिर प्रॉपर कोई दो टॉपिक के ही बुक पढ़ने चाहिए, सारे की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपका ओपिनियन थोड़ा जानना चाहेंगे हम लोग। हाँ, बेसिकली बुक्स तो पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप एमएससी जब करते हो तो एमएससी में मतलब मैं जहां तक फील करता हूँ, या फिर मैंने भी, मेरे भी एमएससी में बहुत सारे कोर्सेज थे एक्स्ट्रा, मतलब लास्ट वाले सेमेस्टर में तो आपको इलेक्टिव भी लेना पड़ता है। तो कुछ अलग अलग टॉपिक जो सिलेबस से हट के है, नेट गेट के सिलेबस से, उसमें भी पढ़ना पड़ता है। ऊपर से आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं एमएससी में। तो वो टाइम जो होता है एमएससी का, वो आप एक सेमेस्टर बेस्ड होते हो, मतलब सेमेस्टर एग्जाम आपके पास होता है, आप उस पर फोकस रहते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने एमएससी में जो बुक्स पढ़ी है उसके हेल्प से मतलब
अभी अभी का आपके एमएससी के कैसा सिलेबस है, कैसा वो नेट गेट का वो सिनेरियो है आपके कॉलेज में, वो नहीं पता, लेकिन मतलब मैं जहां तक फील करता हूँ कि एमएससी में जो एग्जाम्स होते हैं वो थोड़ा सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। अगर आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बुक्स पढ़ने हैं तो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा डीप में जाना होगा, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट है, जैसे किसी भी चीज पे रिजल्ट बेस्ड है, तो वो रिजल्ट कैसे फाइंड आउट कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे का थ्योरी क्या है, कि विदाउट मतलब विदाउट उसके पीछे का थ्योरी जाने में, कि अगर हम लोग कुछ चीज पढ़ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, इसको बस क्वेश्चंस में अप्लाई कर देते हैं। लाइक आपके पास आइडेंटिटी थ्योरम है, तो आपको पता है आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है, कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है अगर उसके लिमिट पॉइंट उसके डोमेन में बिलोंग करते हैं। बस आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है, कि इतना पढ़ लिया कैसे होता है बस। बट क्वेश्चंस वो ऐसे फ्रेम करके दे दिए, जैसे आप देखते भी होगे, क्वेश्चंस होने उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, किसी पे क्या डिफाइन कर दिया। तो अगर आपको बस ये पता है कि वो लिमिट पॉइंट उसमें आता है, वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो उससे काम नहीं होगा। आपको पता करना होगा कि फंक्शन एनालिटिक कैसे है इस डोमेन पे। डोमेन को मान लीजिए उसने डोमेन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, आपको उसमें एनालिटिसिटी ही दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लाइक जेड बार अपॉन जेड, कभी कभी इस टाइप के फंक्शन दे देते हैं और पूछ देते हैं एनालिटिक है कि नहीं क्या है। तो उस टाइप के फंक्शन को आपको देखना ही थोड़ा सा हो जाता है कि एनालिटिक होगा कि नहीं। तो उसके पीछे का इसका मतलब तो यही है ना, कि आप आइडेंटिटी तो देखने के लिए आपको पहले एनालिसिटी क्लियर होना चाहिए कि वो हो कैसे रहा है। तो मैं उसी चीज के लिए बोल रहा हूँ कि विदाउट बुक रीडिंग के या फिर उसके पीछे के थ्योरी जाने के हम लोग नहीं उस क्वेश्चंस डायरेक्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जहां तक मेरा मतलब मेरा वो फीलिंग है कि बुक्स प्रिफर करने का, तो बहुत सारे बुक्स तो बहुत सारे एमएससी में सभी लोग प्रिफर करते हैं कि लेकिन जहां तक मैंने बुक फॉलो किया था, जैसे कुछ लीनियर लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो फर्स्ट रीडिंग के लिए तो मैंने लीनियर के लिए सॉन्ग सीरीज ही प्रीफर किया था। उसके बाद आफ्टर दैट हमारे कॉलेज में जो बुक प्रीफर करते हैं हॉफमैन कुंज, मैंने उसको भी पढ़ा था। ठीक है, और बाकी जो नोट्स होते हैं, जैसे आप अगर कोई स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो जिनमें प्रॉपर प्रूफ्स भी हैं, प्रॉपर रिजल्ट हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट बस रिजल्ट 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 है, ऐसा नहीं, उसके प्रूफ्स भी हैं और मतलब प्रॉपर इंटरलिंक कर पा रहे हो, तो आप उस नोट को भी फॉलो कर सकते हो। मैं उसके लिए ये कभी नहीं बोल मतलब मेरा भी है ये है कि मैंने भी नोट्स फॉलो करा है। क्योंकि आप अगर बहुत लोग सोचते हैं ना कि जैसे एमएससी कंप्लीट हुआ उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो उनको ऐसा लगे कि बुक पढ़ने बैठेंगे तो 2 महीना तो बुक एक ही बुक पढ़ने में चला जाएगा। हाँ ये चीज मैं मानता हूँ कि बुक पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट पे अगर कुछ चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरा एक एक चीज नहीं पढ़ना है। उसके पीछे का थोड़ा आपको स्टैंडर्ड बुक से उठा के उसके मतलब डिफिनेशन ही अच्छे से देख लो, 3 4 जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है उसी को आप अच्छे से फॉलो कर लो, उसको अपना एक नोट्स बना लो। तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप पूरा बुक रीडिंग मत करो, एक एक लाइन आपको कोई जैसे कॉम्प्लेक्स के लिए पुन्नु स्वामी है, ठीक है, तो पुन्नु स्वामी तो मैंने ही पढ़ा, चर्चिल भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन वो मैंने पूरा थॉरली नहीं पढ़ा। जैसे मुझे अगर स्टेडियोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ना है, तो मैंने बस वो टॉपिक लिया, पुन्नु स्वामी से उसका नोट्स बनाया और उसके बाद उसको समझा, बस वही किया। अब ऐसा हो सकता है कि आप अगर प्रॉपर फॉलो करना चाहोगे तो फिर उसमें टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। ओके। तो एक एक पॉइंट और लोग बहुत सारे लोग कुछ ऑनलाइन आजकल कोचिंग काफी आ गए हैं, लाइक ऑफलाइन कोचिंग भी है रिनॉल्ड इंडिया में भी। तो कुछ लोग सोचते हैं इसके बारे में, तो आपको क्या लगता है सीएस एंड नेट जैसा एग्जाम अगर हार्डवर्क किया जाए तो सेल्फ स्टडी से कितना प्रेफरेबल है, उससे अच्छे रैंक लाया जा सकते हैं, उससे क्वालिफाई किया जा सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर है तो क्या कुछ थोड़ा कम समय लेते हुए आप थोड़ा इसको बताइएगा कि कैसे इसको थोड़ा सा तैयार किया जाए, हाँ तैयारी ये कैसे की ये जाए वाला सेल्फ स्टडी पॉइंट के दौरान? हाँ ये वाला पॉइंट आपने बहुत सही बोला सर, क्योंकि मतलब मैं भी इस पे फील करता हूँ कि ये जो सेल्फ स्टडी वाला बात है, बहुत लोग कोचिंग को लेके ही डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप एमएससी कंप्लीट करने के बाद आपको यही समझ नहीं आता कि कौन से कोचिंग पे ज्वाइन करूँ, या फिर मेरा ये पोर्शन तो स्ट्रांग है, कुछ कुछ चीज जैसे मैं सोचता था कि आफ्टर एमएससी की मेरा तो अप्लाइड स्ट्रांग है, अप्लाइड से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्योर में भी जहां तक बात है लीनियर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं किसके लिए कोचिंग करूँ, कि लाइक मतलब बस कॉम्प्लेक्स के लिए करूँ या बस रियल के लिए, दो टॉपिक के लिए करूँ।
तो ये कंफ्यूजन तो रहता ही है सबको। और मतलब मैंने तो सेल्फ स्टडी ही करा है। मतलब और एक कुछ मतलब ऑनलाइन जब चल रहा था तो मैंने सक्सेस स्टेट को भी मतलब उसमें भी अपने इनरोल किया था और उस पर भी फॉलो किया। अनीश सर के भी चैनल को मैंने फॉलो किया है, मतलब इनके भी वीडियोस टॉपोलॉजी के देखे। तो आप मतलब मुझे ऐसा फील आ गया था कि लाइक क्वेश्चंस आपके आपको खुद ही फील आ जाएगा। जैसे आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्योर पोर्शन अच्छा है, मैंने प्योर क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो बस अप्लाइड का मतलब क्वेश्चन विदाउट अप्लाइड किए हुए मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, और आपको ये फील हो गया है 2-3 बार एग्जाम देने के बाद कि बिना अप्लाइड किए हुए एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, तो आप वो देख लो कि आपको मतलब कितना पोर्शन अप्लाइड पे करना है। अगर वो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, आप कोशिश करो हो जाएगा, तो मत लो कोचिंग। अगर सेल्फ स्टडीज हो जाएगा तो जैसे मैंने करा, मतलब मुझे अप्लाइड और जैसे मैंने बताया लीनियर थोड़ा लगता था कि हो जाएगा, और होता था मेरा। तो मुझे कुछ कुछ टॉपिक जो मेरे से नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर उस पर सेल्फ स्टडी करा, पूरा नोट्स उठाया, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे का थोड़ा बुक भी पढ़ा। वो सारी चीजें मैंने करा, तो वो मेरा फिर फाइनली हो गया। तो वो चीज है कि आप अगर जिस टॉपिक पे आपका थोड़ा वीक लग रहा है उस पे अगर आप मेहनत करोगे सेल्फ, उसी टॉपिक पे जिस जिस पे आपको वीक है, तो हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से भी हो जाएंगी चीजें। हाँ, तो इनका थोड़ा मैं समअप करना चाहूंगा। लाइक आप एक बार आपकी बेसिक क्या है अपना असेसमेंट करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, कुछ टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपकी लेवल क्या है। आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ नेट के क्वेश्चन हम करने लगे हैं, तो आपकी तैयारी पता चल जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं 6 महीने 1 साल दूंगा, तो हार्ड वर्क करूंगा टाइम प्रॉपर मैनेज के साथ, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के बाद भी। और यहाँ पे कुछ चीजें लाइक अभी बहुत सारे लोगों ने सीएसआई नेट दिसंबर क्वालिफाई किया है, तो बहुत सारे आईआईटी के पीएचडी के फॉर्म भी आ चुके हैं और लोग जा भी रहे हैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आईआईटी के कुछ बचे हुए हैं अभी स्टिल। तो लाइक तो इसके बारे में आपका क्या मतलब ओपिनियन रहेगा, अगर सीएसआई नेट का कॉन्सेप्ट लेवल की बात किया जाए और पीएचडी एंट्रेंस हो गया या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है? आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए? किस तरह से आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा? किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपकी कुछ एक्सपीरियंस रहेगी यहाँ तक की पीएचडी जर्नी में, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? यस सर। एक्चुअली क्या है कि जब मतलब गेट 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया, उस समय नेट नहीं हुआ था। नेट तो अभी मेरा अभी हुआ है। तो उस समय मुझे लगता था कि मतलब बहुत, एक तो 2 साल का गैप हो गया, मतलब 1 साल का 1-1.5 साल का गैप हो जाने के बाद वो मन में रहता ही है कि गैप हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एनी हाउ एडमिशन लेना है पीएचडी में 2022 के गेट के बाद। तो फिर मैंने नेट के प्रिपरेशन तो बस साइड बाय साइड ले रहा था, मतलब 2-3 घंटे टाइम दे देता था दिन में कभी। बट मैंने फिर पीएचडी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब अगर आप पीएचडी का और मैंने फिर इंटरव्यू भी दिया स्टार्टिंग पे, दो एक जगह इंटरव्यू दिया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो है, ठीक है, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया फर्स्ट में, क्योंकि मुझे मेरा अप्लाइड में इंटरेस्ट था। न्यूमेरिकल एनालिसिस और ओडीपीडीज के इंटरव्यू दे रहा था मैं, ये तीनों टॉपिक पे। तो मतलब जब मैंने एक बार इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा फील हो गया कि नहीं, आपके आप जो रिजल्ट बेस्ड आपने करा है या फिर जो थोड़ा थोड़ा बहुत लिटिल बिट थ्योरी देख लिया है, उससे आपके इंटरव्यू में मतलब अच्छे जगह के इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम होंगी। अगर आपको इंटरव्यू अच्छे जगह जैसे आईआईटी के क्रैक करने हैं, चाहे एनआईटी हो, चाहे आप कोई अच्छे यूनिवर्सिटी है, जैसे अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं, आईआईटीज के लेवल के हैं। तो उस सारे के इंटरव्यूज में आपको थोड़े वो घुमाएंगे थ्योरी पे। अगर आपने कुछ भी चीजें करी हैं तो ऐसा नहीं कि वो आप रिजल्ट बेस्ड कुछ भी पूछने वाले हैं। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसके पीछे के आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा आइडिया यही, मुझे मुझे एक बार इंटरव्यू देने के बाद यही लगा कि मुझे डीप में पढ़ना है। तो फिर मैंने पूरा थॉरोली पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ओडीज के लिए तो मैंने एस एल रॉस की बुक ले ली, और एस एल रेस की बुक मैंने पूरा थॉरोली पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि उसके पीछे की तो रिजल्ट क्या है, जैसे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पे, तो उनके प्रूफ्स देखिए कि कितने स्टेप्स में प्रूफ्स होते हैं, कैसे कैसे प्रूफ्स हो रहा है, पूरा रियल का यूज है। और अब जब भी आप आईआईटीज में जाते हो ना, तो वहां पे इंटरव्यूज में वो डायरेक्ट बोल देंगे, कॉपी मतलब चौक ले लेंगे, बोलेंगे कि तुम बोर्ड पे जाओ, इसके प्रूफ्स के आइडियाज दो हमें। मतलब पूरा कंप्लीट प्रूफ मत करो, लेकिन प्रूफ के आइडियाज दो कि कितने स्टेप्स है और कैसे कैसे प्रूफ का आइडिया है तुम्हारे। मतलब वो आपको 10 विदिन अ 15-20 मिनट आपको जज कर लेंगे कि इसको बस
ऊपर ऊपर रिजल्ट बेस्ड है, या फिर इसको थ्योरी के बीच का वो मतलब गैप पता है कि ये कैसे आ रहा है रिजल्ट। ऐसा नहीं कि मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन के पास एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन और यूनिक होगा। ये बस जानने से मतलब आप सोच रहे हो इंटरव्यू निकल जाएगा, तो ये मुश्किल है, मुझे ऐसा फील होता है। आपको उसके आना चाहिए कि कैसे उस वो हो रहा है, ठीक है, उसके वो थोड़ा ओके। सारा चीज आपको समराइज करके जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि आप अगर सोच लेते हैं कि पीएचडी इस टॉपिक में इंटरव्यू देना है, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके लोगों के बीच प्रेजेंटेशन दें, लोगों के साथ डिस्कस करें, उस तरह से तैयार करें, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। और आप अगर ट्राई करते रहेंगे 2-3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, तो एक ना एक जगह होगा। और जेआरएफ का बेनिफिट थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें होता है। तो जाते जाते सुमित, अभी जो एग्जाम आने वाला है, अभी तो डेट नहीं है ऐसे, ऐसा नेट का फॉर्म भी एप्लीकेशन आउट नहीं हुआ है, बट जो जून में एग्जाम होगा, वो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? तो उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनको मतलब ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं बस यही सजेशन दूंगा कि जो जैसे अगर आपको नेट का एग्जाम देते हुए 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके थ्योरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका थ्योरी अच्छा है, तो आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखो। मतलब उसको ऐसा नहीं, आप एनालाइज एनालाइज करो, उसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। मतलब आप ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रीवियस ईयर लगा के लिए हर हर ईयर प्रीवियस ईयर ही लगा रहे हैं। नहीं, उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि जो मैंने पिछले बार सॉल्व किया था, पिछले बार उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने कैसे किया था। बहुत बार क्या होता है कि आपको बस थोड़ा रिजल्ट पता होता है, आपने सॉल्व करा, हो गया, हाँ इसका तो आंसर आ गया, और वो याद भी होता है कहीं ना कहीं। तो मैं बोलूंगा कि जो प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हो, तो ये कोशिश करो कि पिछले बार मैंने किस मेथड से किया था, अब मुझे किस वे से सोचना है। उसको थोड़ा अब्रॉड करके सोचो, उसको थोड़ा सा थोड़ा विस्तार में करके सोचो कि कैसे मतलब इसको इसके पीछे का एनालिसिस पे मतलब ध्यान देना पड़ेगा मतलब। और जब भी आप कुछ भी क्वेश्चंस लगा रहे हो तो उस पे डीप में चले जाओ कि हाँ, क्योंकि आपको तैयारी करते हुए अगर हो गए हैं दो एक एक 1.5 साल हो गए या 1 साल हो गया है, तो आप मुझे मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस के एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएं तो बहुत बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, काफी अच्छी बात बोला है इन्होंने कि जितने भी सारे एग्जाम है, सबका सारांश है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लें, एनालाइज कर लें। और इन्होंने बोला कि आप दोबारा जब रिपीट कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट वे से सोचें। तो जैसे किया तो उसी तरह से सोच रहे हैं, तो कुछ नया, कुछ अपने आप में कुछ नहीं ऐड हो रहा है। तो दोबारा सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं और उसको दूसरे तरीका से जरूर सोच पाते हैं, अगर सेकंड बार करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो रिपीटिंग करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। तो और अभी का जो टाइम है, आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, अगर कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर काफी लगा सकते हैं, लाइक सीएसआर नेट हो गया, उसी कॉन्सेप्ट पे एनबीएचएम गेट, ये सब इनका कहने का मतलब हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑफ योर पीएचडी जर्नी। एंड कुछ और एक दो लाइंस कुछ बोलना चाहेंगे अबाउट योर पीएचडी एक्सपीरियंस टिल नाउ? लोगों के मन में जो परसेप्शन होता है कि पीएचडी जर्नी कैसी होती है, नेट क्वालिफाई करने के बाद भी या एमएससी करने के बाद भी, कैसे होगा, नहीं होगा, या डर जो रहता है वो, कैसा अनुभव रहा अभी तक का, आपका कैसा अनुभव है? नहीं मतलब बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी चीजें मतलब चेंज हो जाएंगी, और ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने पीएचडी 22 में किया, उसके बाद ही नेट अभी इस बार जीआरएफ हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप मतलब टाइम मैनेज करना चाहोगे तो कर सकते हो। और ऐसा नहीं मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आप कोई टॉपिक पे पीएचडी करना के सोच रहे हो, जैसे नाइक न्यूमेरिकल पे में से मैंने न्यूमेरिकल लिया था, तो न्यूमेरिकल पे करने का सोच रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप पहले से उसके थ्योरी पढ़ के आओगे या फिर बहुत उसको डीप में पढ़ के आओगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पीएचडी में। जैसे कि मतलब अभी क्या है ना कि पीएचडी में आपके पास है टॉपिक्स तो है, कुछ नया फील्ड है, लेकिन जितनी भी थ्योरी है ना, वो आपके एमएससी के ही थ्योरी है, वो आपके बीएससी के ही थ्योरी है। वो यूज होंगे बीच बीच में, कहीं ना कहीं वो पूरा यूज है। तो आप ऐसे मतलब किसी चीज को भी हल्के में नहीं ले सकते हो कि हाँ पीएचडी लाइफ पूरा डिफरेंट है, वही है। बस इसमें है कि आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट का है, और सब चीज अच्छा Okay. ही होगा मतलब हाँ, इसमें की बात। तो जो भी हम लोग बेसिक पढ़ते हैं एमएससी के टाइम में, या बुक्स पढ़ते हैं,
तो जो भी हम लोग स्टडी की कैपेबिलिटी अपने अंदर जो लाते हैं, वो सारी चीजें काम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएचडी में हमें खुद से करनी है काम। तो पीएचडी में खुद हम्म। से करने, अगर बुक खुद से पढ़ने की हैबिट हो गई है तो वो बेनिफिट होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो हैबिचुअल होंगे, उस चीजों का हेल्प आगे होगी, और बाकी बेसिक तो यूज होंगे। एंड थैंक यू सो मच सुमित, एंड ऑल द और एक बेस्ट। चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट भी होना मतलब बहुत जरूरी है। लाइक अगर आप किसी चीज पर डिपेंडेंट हो, जैसे कोई चैनल है या फिर मतलब कोई चैनल, जैसे लाइक कहीं पे भी आप नोट्स हो या फिर किसी पे हो, तो उसी पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो नहीं, मतलब खुद से भी आप चीजें डेवलप करो कभी, मतलब खुद एग्जैक्टली, से भी सोचने का वो होना चाहिए, तो उससे बहुत हेल्प मिल खुद जाता की है। स्किल डेवलप करना है, इंडिपेंडेंसी बढ़ानी है, और थोड़ा यस। सेल्फिशनेस बढ़ाना है। यस। तो ओके, थैंक यू सुमित। थैंक यू अनीश सर।